हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th की संसाधन वाले टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ ही चीज़ें पढ़ी थी, बाकी चीज़ें हमारी बाकी थी जिन्हें हमें आगे कंप्लीट करना था। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के क्या क्या टाइप्स होते हैं और क्या क्या उनके और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। मैंने आपको उसी क्लास में बताया था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा क्लास 10th में, कि आपके बोर्ड में कैसे प्रश्न आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, इत्यादि चीज़ें। तो मैं आज पहले आपको क्लास 10th का बोर्ड का पेपर दिखाऊंगा, उसमें ये बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। सोशल साइंस का ये पेपर है। उसके बाद आगे का जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है क्लास 10th के संसाधन वाले पार्ट में, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद जब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ आपके जितने भी बुक्स हैं, जो भी बुक्स में जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, बताऊंगा। और जो हमने पढ़ा है उससे मैं लिंक कराऊंगा कि हमने जो पढ़ा क्या वो हमने सही पढ़ा है, सही रास्ते पे आप जा रहे हो या नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर के साथ होंगी। इस वीडियो में आप ये देखिए कि हमने जितना छोड़ा था उतना हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको पहले पेपर दिखाता हूँ। ये बोर्ड 2025 का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है। आप ये देखेंगे सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो सामाजिक विज्ञान का कुल पेपर आप पहले से तैयार रहेंगे कम से कम एटलीस्ट, कि कैसे हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बोर्ड का पैटर्न क्या होता है। तो आपकी तैयारी आपके लिए थोड़ी सी आसान बन जाती है। यानी आपको ये पता होगा कि मुझे सिर्फ इसी रास्ते पे चलना है, तो ये आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अगर आपको पता ही ना हो कि किस रास्ते पे जाना हो, तो पहले तो आपके मन में भटकाव आएगा कि मैं क्या पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। माइस का प्लेटफॉर्म जो आपका है आपके लिए सारी चीज़ें लेके आएगा, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, प्रीवियस ईयर हो, प्रैक्टिस सेट हो, या जो आपके जनरल नॉलेज वाली चीज़ें हैं जो आपके बुक से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें। तो पेपर आप देखिए कि ये सामाजिक विज्ञान 2025 का पेपर है। मैं 2026 का भी लेके आऊँगा। पिछले हम 6 साल के पेपर की बात करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान का जो ये पेपर है, ये देखिए कुल ये 80 नंबर का है। यानी टोटल पेपर आपका जो होता है 80 नंबर का होता है। और जो टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं वो 100, यानी इस 80 नंबर के क्वेश्चन में 80 नंबर आपके यहाँ से मिलेंगे और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल वाले होते हैं, जो आपको स्कूल के थ्रू दिए जाते हैं प्रैक्टिकल करवा के। तो जो 80 नंबर के प्रश्न हैं, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने प्रश्न किस टाइप के होंगे। यानी आपका पेपर, बोर्ड का पेपर, बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो पेपर होगा, वो आपका सोशल साइंस का पेपर 80 नंबर का होगा। इसमें अब आपको क्या देखिए, इसमें OMR वाला ऑप्शन होता है। यानी OMR आपको एक मिलता है जिसमें आपको जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनको 80 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न करने होते हैं और उनको गोला बनाना होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि पहले कैसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि खंड अ, यानी जो पहला पार्ट होगा उसमें आपके 80 प्रश्न होंगे। कैसे 80 प्रश्न होंगे? ये वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। एक प्रश्न होगा, उसके साथ उसके 3, 4, 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। बेसिकली 4 ही ऑप्शन होते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में आपको 5 मिल सकता है, लेकिन 4 ऑप्शन होते हैं। और उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो आपके प्रश्न के हिसाब से सही हो, उसे आपको सही करके OMR शीट में गोला भरना होता है। तो ये सारी OMR शीट भी कैसे भरना है, मैं आपको बोर्ड से पहले सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि OMR शीट में कहाँ क्या भरना होता है। OMR शीट का हमने आपको डेमो देंगे। अब OMR शीट में कैसी चीज़ें भरेंगे, वो सारी चीज़ें जानकारी आपको दी जाएगी। क्योंकि ये 40 नंबर का सवाल है, यानी 80 वस्तुनिष्ठ, टोटल 80 नंबर के पेपर में से केवल 40 प्रश्न, यानी 40 प्रश्न, यानी कुल 80 प्रश्न केवल ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ होंगे। और इसमें से केवल आपको 40 प्रश्न ही करने हैं। यानी 80 प्रश्न होंगे लेकिन करना केवल 40 है। ये देखिए आपके पास 50-50 का चांस है कि अगर आपको 40 प्रश्न मिल रहे हैं तो उन 40 प्रश्नों में, माफ़ कीजिए, 80 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, तो उन 80 प्रश्नों में से केवल 40 प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। यानी उन 40 प्रश्नों को ही आपको सॉल्व करना है। तो आपके पास ये एक बेनिफिट है कि आपके पास 80 प्रश्नों में से केवल 40 प्रश्न को चूज करिए जो प्रश्न आपको आते हों। सारे प्रश्नों को करने नहीं है, केवल 80 में से 40 ही करने हैं। तो केवल वही प्रश्न आप चूज करेंगे, उसी प्रश्न को सिलेक्ट करेंगे जिस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकें। तो ये आपको एक बेनिफिट है। तो देखिए 80 प्रश्न है, 40 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। यानी 40 प्रश्न आप करोगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि प्रत्येक प्रश्न। एक चीज़ और देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि 40 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है
और प्रथम उत्तर यानी केवल आपने पूरे 180 क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिए तो करने के बाद भी केवल आपको प्रथम यानी शुरू के 40 प्रश्न ही काउंट किए जाएंगे, बाद के 40 प्रश्न काउंट नहीं होंगे। या ऐसा भी नहीं होगा कि आपने 80 प्रश्न कर दिए और 80 में से जो सही हुआ वही आंसर वही आपका सही मान लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। 80 में से शुरू के 40 प्रश्न 1 2 3 4 5 आप 80 तक लिखते हैं ना, तो उसमें से 80 में से 1 से 40 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे यानी रैंकिंग में उन्हीं प्रश्नों को काउंट किया जाएगा। यानी प्रथम यानी फर्स्ट प्राइमरी 40 क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा, उसके बाद के 40 क्वेश्चन को नहीं शामिल किया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने 40 क्वेश्चन किए और उस 40 क्वेश्चन के बाद भी आपने 40 और कर दिए, तो हो भी सकता है कि प्रथम 40 क्वेश्चन में से आपके कुछ प्रश्न गलत हों और ये हो सकता है कि बाद के 40 प्रश्न में से आपके कुछ प्रश्न सही हों। तो केवल शुरू के 40 प्रश्न काउंट होंगे, बाद के 40 प्रश्न में से एक भी अगर आपका प्रश्न सही होता है तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि शुरू के केवल 40 प्रश्न काउंट होंगे और 40 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा, यानी 40 प्रश्नों का ही जांच किया जाएगा और उसी के नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर वो प्रश्न सही हुए तो आपको सही नंबर यानी 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है और इनके उत्तर हेतु OMR पत्रक पर दिए गए सही विकल्प को खाली नीले या बाल पेन से भर लें। यानी आपको OMR शीट मिलेगी, जो आपके प्रश्न सही होते हैं उस प्रश्न के नंबर के हिसाब से उस प्रश्न का जो विकल्प होगा ABCD या क ख ब ऐसे करके मिलेगा। तो उसमें से जो प्रश्न आपको सही होगा वो प्रश्न को वहाँ पे फिल कर देना है, यानी गोले में ऐसे भर देना है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस भी करेंगे तो इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने देख लिया कि पहले 80 प्रश्न होंगे जिसमें से 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के होंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे हम विशेष ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपके प्रश्न बन रहे हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व होने के यानी सॉल्व करने के आपके चांसेस हाई होते हैं। रीजन क्या है कि एक प्रश्न के साथ 4 उसके विकल्प दिए जाते हैं और उन चारों में से कोई एक विकल्प आपका उत्तर होता है यानी आंसर होता है आपके क्वेश्चन का। तो बेनिफिट ये है कि अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी उस प्रश्न के बारे में कुछ चल रहा है तो विकल्प देख के यानी ऑप्शन देख के आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाएगा। तो फ़ायदा ये है कि 40 प्रश्नों को हमें तैयार करना है। ये 40 प्रश्न आपके सीधे सीधे आपको नंबर दिलाएंगे। इसके साथ अगर ये 40 प्रश्न आप पूरे कर लेते हो तो 40 ये और 20 प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में अगर आपको 16-17 नंबर भी मिल जाते हैं तो ये मिला के लगभग 40 और 17 नंबर लगभग 57 हो गए। और बाकी के जो 40 लिखने वाले प्रश्न होंगे और सब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होंगे उसमें अगर आपने 20-25 नंबर भी ला दिए तो यानी 80 प्लस आपके नंबर चले गए। तो इतने नंबर तो आपके हो गए, तो 80 प्लस नंबर जाना एक अच्छा माना जाएगा। तो इसकी तैयारी आपको ऐसे करनी है कि 40 क्वेश्चन को तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है ऑब्जेक्टिव का, एक भी प्रश्न इसमें छोड़ने नहीं है। और इसकी तैयारी हम आपको बहुत बेहतर तरीके से कराएंगे, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो या और भी जिस सब्जेक्ट में ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हो उसकी तैयारी बिल्कुल आप एकदम जीरो से करेंगे। आगे देखिए कि क्या है प्रश्न का फॉर्मेट क्या है, इसमें दिखाता हूं मैं आपको। लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न आते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे यहाँ पे ये 1 से 80 तक दे दिया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे होते हैं, ये एक लाइन में इनका प्रश्न होता है और ये 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इन चारों में से कोई एक आपका जवाब होता है। तो जो आपका जवाब होगा, जो आपका आंसर होगा उसे आप अपने OMR शीट में फिल करेंगे। अब देखिए ये 10th क्लास की बोर्ड का पेपर है, लेकिन इसमें अगर आप 9th में बहुत अच्छे से पढ़े हो, यानी 9th में अगर आपने सोशल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है तो लगभग 40 में से 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 9th के पढ़ने की वजह से सॉल्व हो जाएंगे, केवल 10th की वजह से नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने 9th सही से पढ़ रहे हो, 9th की चीज़ें आपने एकदम अच्छे से रिकॉल की, एकदम उसे रिवीजन भी करते और उसको बेस बना के अगर आप 10th क्लास की चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपके लिए बोर्ड का पेपर आसान बन जाता है। और अगर आप 9th नहीं पढ़ोगे, केवल 10th पढ़ के जाते हो तो बोर्ड का पेपर फिर आपको लगता है कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, सारे बच्चे तो कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो बच्चे कर रहे हैं उनके पीछे रीज़न यही है कि वो 9th को भी अच्छे से पढ़ के आए हैं या रिवीजन उनका अच्छा है और उनको 9th को ऐड करके वो 10th को पढ़ रहे हैं। तो आपका ये फॉर्मेट हो गया ऑब्जेक्टिव का। इसमें आप देखोगे कि 80 प्रश्न है, इसमें 40 ही करना है। तो ऐसे मैं आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न है। इसमें आप देखिए, इसमें ये आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन है,
ये इसके सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ कुछ बिहार स्पेशल से भी प्रश्न आ जाते हैं जो आपके बुक में मेंशन किया गया है। तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये टोटल तो देखिए है तो बहुत ज़्यादा प्रश्न, लेकिन हम इसमें इसके बाद जो फॉर्मेट बनता है प्रश्न का वो हम देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं, ऑब्जेक्टिव की यही फॉर्मेट होंगे, आप ऐसे ही दिमाग में इसे रखेंगे। और आगे हम देखते हैं कि रिटेन वाले कौन से क्वेश्चन है। अब देखिए, ये रिटेन वाले में हर एक सेगमेंट का अलग अलग होता है, यानी आपको पहले या तो हिस्ट्री का मिल जाएगा क्वेश्चन, या आपको ज्योग्राफी का मिल जाएगा, या आपको पॉलिटी का मिल जाएगा, या आपको इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा। तो इस सेट में आपको पहले हिस्ट्री का प्रश्न दिया हुआ है, सेट बी है शायद ये, हाँ सेट बी है। कई सारे सेट बनते हैं, ए बी सी डी, और सब में क्वेश्चन वही होते हैं लेकिन उनका नंबर अलग अलग हो जाता है। यानी अगर किसी सेट में जो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का है, तो वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन किसी दूसरे सेट में हो सकता हो कि 5वें नंबर पे हो या 10वें नंबर पे हो, ऐसे नंबर बदल जाते हैं। क्वेश्चन सारे सेट में एक जैसे ही होते हैं। तो देखिए, हमने ऑब्जेक्टिव देखा, ऑब्जेक्टिव के बाद ये आपके लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, जिन्हें आपको 10-15 शब्दों में लिखना होता है। शब्दों की काउंटिंग कैसे होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ये सारे क्वेश्चन, तो कि शब्दों को कैसे काउंट करना है। एक बार आपने दिमाग में बैठा लिया कि भाई इतने ही शब्द लिखने हैं, लघु उत्तरी के लिए 10-12 शब्द लिखने हैं या 15 शब्द लिखने हैं, फिर उससे जो आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे उसके लिए ज़्यादा शब्द लिखने होंगे। तो इसमें देखिए कुल 1 से 6 तक, यानी 1 से 6 तक आपको इसमें प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इनमें से किन्हीं 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखिए 50% चांस यहाँ भी, पहले 80 में से 40 करने थे, अब देखिए 6 में से 3 करने हैं, यानी यहाँ भी 50% ही क्वेश्चन आपको करना। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जितने प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों में से केवल आपको वही करना है जो आपको आता है, यानी 50% चांस है आपके प्रश्न सॉल्व होने के। 6 प्रश्न है, 3 प्रश्न इसमें से तो आपको आएगा, वो आपको कर देना है। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3 ही करो, आप 1 करो, 5वां करो, या नीचे से 5, 6, 4 कर दो, ये भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे ये आपके 6 प्रश्न होते हैं, 3 सॉल्व करने होते हैं, और 1 प्रश्न का नंबर क्या होता है, 2 नंबर का होता है। यानी इन 3 प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। हर एक सेगमेंट का अलग अलग बनाया गया है। जो इसमें पहला सेगमेंट जो है हिस्ट्री का है, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे आ जाएंगे। फिर आगे आप देखिए कि देखिए ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न में कितने प्रश्न आपको दिए गए हैं, यानी 7-8, 2 प्रश्न दिए गए हैं और इनमें से किसी एक का ही उत्तर देना है। यानी यहाँ भी आपके सॉल्व होने के 50% चांस, यानी 50-50 वाला मामला चल रहा है। यानी आपके पास अगर 2 प्रश्न है तो उसमें से केवल एक ही करना है, और उन दोनों में से जो आपको आ रहा हो एग्जाम में वही प्रश्न अटेम्प्ट करना है। तो ये देखिए हिस्ट्री का सेगमेंट चल रहा था। हिस्ट्री में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहले आपने लघु उत्तरीय प्रश्न देखा था, पहले आपने ये लघु उत्तरीय प्रश्न देखा था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद अब आप देखिए लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको आधे करने, यानी एक प्रश्न करना है दो में से, और ये एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। आगे देखिए आप राजनीतिक विज्ञान में भी फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, वही फॉर्मेट। ऐसे हर एक सब्जेक्ट में फॉर्मेट बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसका है, ये राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी का है। फिर देखिए इकोनॉमिक्स का शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी फिर आपको शॉर्ट आंसर मिलेगा, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। उसके बाद फिर आपको इकोनॉमिक्स का लॉन्ग फॉर्मेट वाला क्वेश्चन मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय। उसके बाद फिर आप ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी में भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी यहाँ भी आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इनमें कितने प्रश्न देखिए, 6 प्रश्न यहाँ भी हैं जिसमें से आपको 3 ही करना है, यानी वही सारे फॉर्मेट, यानी सारे सब्जेक्ट में सेम फॉर्मेट। ऑब्जेक्टिव 80 में से 40, लघु उत्तरीय प्रश्न 6 में से 3, दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उनमें से 2 में से केवल एक करना है आपको। अब देखिए शब्दों की लिमिट अलग अलग होगी। ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो इसके शब्द कम से कम 50 शब्द होने चाहिए, यानी 40 से 60 शब्दों के बीच में इसका आंसर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो शब्द कैसे काउंट करते हैं और कितने शब्द लिखने हैं, वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अब आप आगे देखिए, ज्योग्राफी का हमने ये देख लिया कि ज्योग्राफी में भी सेम वही चीज़ है। तो ज्योग्राफी में देखिए पहला टॉपिक हम जो हम पढ़ रहे थे संसाधन का, संरक्षण से संबंधित संसाधन के जो भी उसमें
हेडिंग्स हैं। तो इसमें देखिए आज हम संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए केवल एक जल संरक्षण और प्रबंधन पे की आवश्यकता पे ही एक प्रश्न है। आगे देखिए मृदा संरक्षण हेतु 2 उपाय बताइए। यानी जो हम संरक्षण पढ़ रहे हैं, संसाधन संरक्षण, पहला जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, इसमें से आपके बोर्ड में 2025 में इसी टॉपिक से 2 प्रश्न सीधे दे दिया है, एक जल संरक्षण और प्रबंधन पे और एक मृदा संरक्षण पे। तो देखिए किस टॉपिक से कौन से प्रश्न आ जाएंगे ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हमारा काम ये है कि हर एक प्रश्न को बारीकी स्तर पे देखना, समझना, पढ़ना और उसे रिवीजन करते रहना, ताकि वो चीज़ें आपको एग्जाम हॉल तक याद रहें। बहुत सी चीज़ें होती हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको तालमेल बना के चलना है। ऐसा नहीं है केवल आपको सोशल साइंस या पढ़ लो तो आप पास हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। सारे सब्जेक्ट में आपके एक समान एफर्ट होने चाहिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा कठिन लग रहा हो तो आप उसे थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। किसी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि नहीं आप हाँ ठीक है मुझे थोड़ा बहुत आता है, यानी काफ़ी हद तक तैयार है, तो उसमें आप थोड़ा कम टाइम दीजिए। लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट के साथ तालमेल बिठा के एक साथ चलना पड़ेगा, तभी जाके आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को आप ये नहीं कह सकते कि इसका वेटेज कम है या इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं। सारे सब्जेक्ट को एक जैसे लेके चलो और सबको रिवीजन करो, तभी अच्छे नंबर आए। केवल एक सब्जेक्ट से नंबर नहीं आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। तो मैंने आपको बता दिया जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे ये संबंधित है। आगे देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आगे अगर आप देखते हैं तो केवल एक और सेगमेंट इसमें आपदा प्रबंधन का, ये आपका ज्योग्राफी का ही सेगमेंट है, यानी ज्योग्राफी में ही आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक ऐड कर दिया गया है। और बिहार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी बिहार में हर साल बाढ़ आती है और आप ये देखेंगे कि हर साल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बाढ़ को ही टच करके पूछे जाते हैं। यानी बिहार बोर्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में एक प्रश्न कॉमन है कि बाढ़, यानी बाढ़ के प्रकोप से उसका सामना कैसे करना है और उससे बचाव का क्या तरीका है। और कई बार ये भी पूछ देता है कि बाढ़ और बिहार के बीच का संबंध, यानी बिहार में बाढ़ ज़्यादा आते हैं। आपने देखा था कि कोसी नदी को मैंने आपको बताया था 9th क्लास वाले में कि बिहार की शोक कहा जाता है। शोक कहने का कारण यही है कि वो नदी में पानी का स्तर बहुत ज़्यादा होने से, यानी उस नदी में पानी का लेवल बढ़ने से और उस नदी के रास्ता बदलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बाढ़ का कारण बनती है, जिसे उसे बिहार का शोक कह देते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। वही फॉर्मेट, सारे सेगमेंट में वही फॉर्मेट, 40 ऑब्जेक्टिव, 6 में से 3 आपको लघु उत्तरी और 2 में से 1 दीर्घ उत्तरी प्रश्न करने हैं। आपदा प्रबंधन में भी सेम प्रश्न, इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें 2 प्रश्न हैं आपके, एक के आपके 2 प्रश्न 2 नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न के 4 नंबर। तो देखिए आपदा प्रबंधन में आपके 4 प्रश्न हैं, करने आपको 2 ही हैं, तो फिर 50% वाली बात। अब ये सारी चीज़ें जितने प्रश्न पूछे गए हैं इन्हें हम रिवीजन तो करेंगे ही, क्लास की जो हमें नोट्स पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे ही। उसके अलावा जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो नए प्रश्न, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आपके बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं, अभी हम 10th क्लास की जब इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे तो बुक वाले सारे क्वेश्चन ले लेंगे। उसके बाद जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म होने के बाद नवंबर यानी दिसंबर से हम प्रैक्टिस जब आपको करवाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, सारे टीचर करवाएंगे, हमारी जितनी भी फैकल्टी, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे वो साइंस वाले हों, तो सब लोग प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। और वो टारगेट बेस होगी, यानी आपके प्रश्न आपके 80% से ज़्यादा नंबर को टारगेट करना होगा उसमें। तो ये चीज़ें हो गई। हमने ये पूरा फॉर्मेट देख लिया कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। आप ज्योग्राफी, आप जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं उनको विशेष ध्यान में रखना, क्योंकि वहाँ 80 प्रश्न होंगे और 40 करने होंगे, तो 40 प्रश्न आपको करना है। अब वो कैसे होगा, आप पढ़ोगे। पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो के अलावा 1 घंटे पढ़ के 2 घंटे रिवीजन करना होगा। और ऐसा नहीं कि एक बार रिवीजन किए और फिर छोड़ दिएगा, अब तो पास हो जाऊंगा, एग्जाम में नंबर आ जाएंगे एक बार पढ़ के, ऐसा नहीं होगा। आपको हर वीकेंड पे, यानी एक सब्जेक्ट आपका ख़त्म हुआ तो उसको रखना नहीं है, एटलीस्ट 7 दिन 10 दिन बाद उसको एक बार जरूर देखना है, सारे टॉपिक को धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके। और जब एग्जाम आ जाएगा तब तो हम प्रैक्टिस करवाएंगे, तो सारे टॉपिक को आपको एक साथ देखना पड़ेगा, तो ज़्यादा बर्डन होगा। तो अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो थोड़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अब ये चीज़ें हमारी हो गई। अब हम इसमें देखते हैं क्लास 10th का हमारा जो आगे का मटेरियल बचा था उसे हम देखते हैं। तो उस मटेरियल को मैं ले लेता हूँ यहाँ और फिर हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि संसाधन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
और इम्पोर्टेंट के साथ साथ आपको मैंने दिखाया कि एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न आए हुए हैं। अब ये सोचिए कि एक ही टॉपिक से बोर्ड 2025 में 2 प्रश्न आए हुए हैं, तो दोनों प्रश्न को करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, और उसमें भी वो दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न के तो ज्यादा नंबर बनते हैं, तो प्रश्न तो करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो उसके लिए पढ़ना भी है। तो हमने देखा था कहाँ तक कल, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। इसमें ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन का वर्गीकरण। अब हम आज पढ़ेंगे इसके आगे की चीज, हमने यहाँ तक पढ़ ली थी, ये सारी चीजें हम देख चुके थे कि नॉटिकल मील और ये प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र, ये सारी चीजें। तो जब आप इसको रिवीजन करके आना, अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले उसे रिवीजन जरूर करना और बाद में भी रिवीजन करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने पेपर देख लिया, आगे हमारा काम है जो हमारा टॉपिक बचा है उसे कंटिन्यू करना। तो कंटिन्यू करने में हमारा जो पहला पॉइंट बनता है, आपने देखा था कि संसाधन क्या होते हैं, यानी जिनका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं वो संसाधन है। तो संसाधन के हमने कई सारे प्रकार देखे थे। प्रकार में अगर आप सामान्य तरीके से देखो, सामान्य अगर बात करो तो संसाधन बेसिकली 3 तरह के हो जाते हैं। अगर वो 4 तरह का जो मैंने आपको वर्गीकरण पढ़ाया था कि उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, इत्यादि इत्यादि, इनको अगर आप छोड़ दो तो संसाधन को अगर जनरली आप बांटो, ऐसे ही 8th क्लास की जो बुक है उसमें मेंशन ही चीज़ है कि संसाधन बेसिकली क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्रकार में प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अगला अगर आप इसे एक और फॉर्मेट बनाओ तो एक हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। और एक हो जाता है मानव स्वयं एक संसाधन है, यानी मानव स्वयं एक संसाधन है, एक संसाधन के रूप में। तो जो हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं क्या है, मानव एक संसाधन के रूप में। तो प्राकृतिक संसाधन क्या हुए, जो प्राकृतिक में उपलब्ध है, जल, पेड़ पौधे, और उनमें भी आप देखे थे कि जब मैं आपको उत्पत्ति के आधार पे बताया था तो जैव और अजैव में बांट दिया था हमने, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में हमने इसे बांट दिया था, यानी बायोटिक और एबायोटिक में बांट दिया था। तो यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक में उपलब्ध हैं, यानी जिनमें किसी भी तरह के मानवीय हस्तक्षेप के बिना, यानी मानवीय बदलाव के बिना जिसका हम यूज करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन यानी जैसे आप जल संसाधन की बात करें तो प्रकृति में जल मौजूद है, आप उन्हें संसाधन के तौर पे यूज में लाते हो। प्रकृति का कोई भी ऐसा संसाधन, जीव जंतुओं को आप संसाधन के रूप में लाते हो। हमारे पूर्वज कुत्तों से शुरू किए थे, कुत्तों को अपना पालतू बनाया, फिर जानवरों में गाय, भैंस, बैल, इनको संसाधन के तौर पे यूज किया। अब मानव निर्मित संसाधन क्या है, मानव निर्मित संसाधन यही हो जो मानव ने बनाया। तो मानव ने किसी संसाधन को बनाया तो उसका आधार क्या था, प्राकृतिक संसाधन। यानी मानव निर्मित संसाधन को बनाने के लिए प्रकृति को ही एक रॉ मटेरियल, एक यानी कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया गया। अगर मानव निर्मित, अगर ये संसाधन देखिए, जो हमारा ब्लैक बोर्ड मान लीजिए कि ये मानव निर्मित संसाधन है, या जो आप जिस फोन में देख रहे हैं वो मानव निर्मित संसाधन है। क्यों, इसे मानव ने बनाया है। और मानव ने किसी संसाधन को बनाया तो उसके आधार यानी उसका कच्चा माल कहाँ से मिला। भाई फोन को बनाने में कई सारे एलिमेंट होते हैं, कई सारे कंपोनेंट होते हैं। आपने सेमीकंडक्टर सुना होगा, आपके साइंस में है कि जो हमारी मोबाइल फ़ोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की चिप या कोई भी ऐसी चीज़ बनती है तो उसमें सबसे पहला मेन बोर्ड जो होता है वो सेमीकंडक्टर का बनता है। तो सेमीकंडक्टर कहाँ से मिलता है, सेमीकंडक्टर प्रकृति में भी कई सारे तत्व हैं जिनको मिला के बनाया जाता है। तो सेमीकंडक्टर किसने बनाया, मानव ने बनाया। आधार क्या था इसका, प्रकृति थी। तो प्रकृति से उस चीज़ को लेके मानव ने जिस संसाधन को बना दिया वो मानव संसाधन हो गए, मानव निर्मित संसाधन हो गए। तो जिन भी संसाधन का आप यूज करते हो आज के समय में, और अगर वो अपने नेचुरल फॉर्मेट में नहीं है यानी पूर्णतः प्राकृतिक रूप में नहीं है तो वो मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित संसाधन हो गया आपका, यानी मानव ने जिसे बनाया वो सारे संसाधन, आपके आसपास जो भी संसाधन है, आप जिस घर में रहते हो, आप जिस गाड़ी पे चलते हो, जिस बाइक को चलाते हो, स्मार्टफोन, इंटरनेट, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी तकनीकी, आपके घर में तमाम ऐसी चीज़ें होंगी, पंखा, लाइट, ये सारी चीज़ें मानव निर्मित संसाधन है।
उसके बाद आ जाता है मानव स्वयं एक संसाधन के रूप में। मानव स्वयं एक संसाधन के रूप में, तो मानव एक संसाधन के रूप में आप देखेंगे तो मानव स्वयं एक संसाधन है। क्या है? मानव स्वयं एक संसाधन है, एक संसाधन है। कैसे? अब आप देखिए कि जब बहुत पहले चार चक्का या टू व्हीलर या पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, तो पाषाण काल में, इतिहास जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि उस समय मानव के पास कुछ भी नहीं था, न चलने के लिए गाड़ी थी, मानव कच्चा मांस खाता था, खेती तक नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे मानव ने संसाधनों के रूप में खुद को विकसित करते गया, वैसे मानव स्वयं संसाधन हो गया। यानी मानव अगर खेती कर रहा है तो मानव काम कर रहा है, यानी मानव संसाधन है। हमारे देश में जो जनसंख्या है ना, जिसे आप श्रम बल बोलते हो कि हमारे पास श्रम बल बहुत ज्यादा है, क्या है? संसाधन है। मानव एक संसाधन है, यानी मानव संसाधन है। मानव की काम करने की क्षमता है। काम करने की क्षमता दो तरह की, एक शारीरिक और एक मानसिक। यानी एक मेंटली आप किसी काम को कर रहे हो अपनी योग्यता के अनुसार, एक शारीरिक कर रहे हो। शारीरिक का मतलब क्या होना कि खेत कुदारी लेके खेत कोड़ना, या बैलगाड़ी को अपने हाथों से खींचना, या किसी भी पहिए पे किसी चीज को रख के बोझा ढोना। अब बोझा, गाँव में लोग बोझे ओझे ढोते हैं, तो बोझा ढोना मानव काम कर रहा है। दीवार बनाना यानी घर बनाना, मानव स्वयं काम कर रहा है, तो मानव एक संसाधन है। मानव संसाधन को अब दो रूपों में आप देखते हैं। एक तो है कि मानव शरीर से काम करता है, दूसरा मानव दिमाग से काम करता है। दिमाग से जो आप काम करते हो वो सेवा क्षेत्र में आ जाता है, यानी सर्विस सेक्टर में। जो शरीर से आप काम करते हो वो भी सेवा सेक्टर और अन्य और भी क्षेत्रों में काम हो जाता है इससे। तो मानव बेसिकली एक संसाधन है, मानव काम कर रहा है, तकनीक बना रहा है। अब आप ये देखिए कि जनसंख्या जो है हमारे पास, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर की है, लेकिन अभी हालिया एक सर्वे के अनुसार हमने पहले नंबर का स्थान हासिल कर लिया, यानी हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। लगभग 1.41 लाख, कुछ ऐसी लाख अरब के आसपास जनसंख्या है, यानी 1.41 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो ये चाइना से भी ज़्यादा हो गई, हमारी जनसंख्या चाइना से भी आगे निकल गई है। लेकिन जब संस्थागत सर्वे होंगे उसमें जो डेटा आएगा उसके आधार पर हम अलग बात करेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो जो जनसंख्या है, तो हमारे पास जनसंख्या सबसे अधिक है। तो जनसंख्या अधिक है यानी श्रम बल है। श्रम बल क्या है? यानी काम करने वाले लोग, यानी जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा श्रम बल, यानी काम करने वाले लोग। तो काम करने का हर व्यक्ति का अपना अलग अलग फील्ड है। जैसे मानव संसाधन है और संसाधनों का निर्माता भी है, तो मानव स्वयं एक संसाधन है और मानव संसाधन का निर्माता भी है, यानी निर्माण भी करता है। अगर मानव संसाधन नहीं होता, मानव ने ज्ञान अर्जित नहीं किया होता, मानव ने आविष्कार नहीं किया होता, तो ये ब्लैक बोर्ड, स्मार्टफोन, लाइट, तकनीक, इंटरनेट, स्पेस, बहुत सारी चीज़ें ये बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि पहले मानव संसाधन बना, मानव ने संसाधन को बनाया। तो मानव संसाधन के रूप में आप बस यही याद रखिए कि मानव एक संसाधन है। हमारे पास जनसंख्या है। जनसंख्या क्या है? श्रम बल। श्रम बल मतलब काम करने की क्षमता लोगों की, कि काम करने की क्षमता हमारे पास ज़्यादा है। उसके बाद मानव संसाधन का निर्माता है, यानी मानव संसाधन बनाता है। खेती करना, बोझा ढोना, किसी औजार को बनाना, ये सारी चीज़ें मानव द्वारा निर्मित की गई हैं। आगे हम देखते हैं इसमें कि मानव सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में। मैंने आपको बताया पहले ही कि मानव तो संसाधन है ही, लेकिन हमारे आसपास जिन भी चीज़ों का आप उपयोग करते हो वो मानव द्वारा निर्मित है। यानी मानव संसाधन के साथ साथ संसाधन बनाता भी है। अगर मानव नहीं तो संसाधन का अस्तित्व ही नहीं। कोई भी वस्तु उपयोगी कब होती है, यानी संसाधन कब बनती है? जब आप उसको उपयोग में लाते हो। यानी अगर ये बोर्ड हमारे लिए उपयोगी नहीं होता तो ये संसाधन नहीं बनता। जिस स्मार्टफोन में आप वीडियो देख रहे हो अगर वो हमारे उपयोग में नहीं होता तो वो संसाधन नहीं होता। तो आप इस बात से ये अनुमान लगा सकते हो कि मानव ने संसाधन बनाए, और अगर मानव नहीं होता, यानी इंसान जिसे आप ह्यूमन के नाम से जानते हो, ह्यूमन अगर नहीं होते तो संसाधन का विकास नहीं होता।
तो यहाँ पे वही बात है कि मानव सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में अगर आप इसे देखें तो किसी पदार्थ का अस्तित्व उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। अब एक बात बताइए, जब कार, ट्रैक्टर या ऐसे मशीनें नहीं थीं तो बैलगाड़ी हुआ करती थी, और जब ये स्मार्ट बोर्ड नहीं था तो इससे पहले ब्लैक बोर्ड या ऐसे ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, बहुत पहले आप देखें तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं था। एक दूसरे को बोल के चीज़ें याद कराई जाती थी और फिर वो आगे की ओर ट्रांसफ़र होते रहता था। यानी मेरे पिताजी ने मुझे कुछ याद दिलाई, मैं अब आगे अपने बच्चों को याद दिलाऊंगा, ऐसी चीज़ें चलती। यानी श्रुति संहिता उसे बोलते थे कि सुन के याद करने की क्षमता होती थी, केवल सुनना है और याद करना है। लेकिन आज के समय में क्या है, लिखने की क्षमता विकसित हो गई, शैली विकसित हो गई, स्टाइल आ गई लिखने वाली, तो बहुत सी चीज़ें आ गई। तो मैंने ये बोला कि उपयोगिता पर निर्भर, यानी किसी पदार्थ का अस्तित्व उपयोगिता पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको बताया कि बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी की उपयोगिता आज के डेट में कितनी है? एक समय वो उपयोगी होती थी और वो संसाधन थे, लेकिन आज उसकी उपयोगिता ना के बराबर है। कोई व्यक्ति बैलगाड़ी से सामान ढो रहा है, आप इक्का दुक्का कहीं आपको मिल जाए या बहुत रेयर कहीं मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आप ये देखिए कि आप कहीं भी जाओगे तो आपको पुराना वाला ब्लैक बोर्ड नहीं मिलेगा, या तो वो कार्डबोर्ड वाला बोर्ड मिलता है या आपको स्मार्ट बोर्ड मिलता है। तो उस कार्डबोर्ड या उस बैलगाड़ी की उपयोगिता आज के डेट में कितनी है? ना के बराबर है। तो यानी वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो उपयोगी नहीं है तो वो संसाधन नहीं है। और स्पष्ट हुआ ये कि कोई वस्तु अगर आपके लिए उपयोगी नहीं है तो वो संसाधन नहीं है। यानी पदार्थ का अस्तित्व उपयोगिता पर निर्भर करता है और मानव के कारण ही किसी पदार्थ का अस्तित्व अभी है। आप ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मानव के बिना संसाधन का अस्तित्व नहीं है। यानी उपयोगिता नहीं तो उसका अस्तित्व नहीं, लेकिन संसाधन का अस्तित्व किस पे निर्भर करता है? मानव पे। मानव नहीं होता, मानव खुद को संसाधन नहीं बनाता, ज्ञान अर्जन नहीं करता, बुद्धि विवेक को नहीं बढ़ाता, तो वो नए संसाधनों का आविष्कार नहीं करता। और नए संसाधनों का आविष्कार नहीं होता तो नए संसाधन हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, और उपयोगी नहीं होते तो संसाधन नहीं बनते। तो दो बातें यही हैं आपकी कि मानव संसाधन के रूप में और मानव संसाधन के निर्माता के रूप में, जिसमें आपने बैलगाड़ी। अच्छा, आज के डेट में आप देखेंगे कि सोलर सिस्टम से एनर्जी जनरेट हो रही है। लिथियम आयन बैटरी आपने सुना होगा कि ई रिक्शा, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि में लिथियम आयन बैटरी लगती है। पहले जो बैटरी का सिस्टम बहुत कम था, पहले ये चीज़ें सोलर पैनल भी विकसित नहीं हुई थी। आज के डेट में आप देखेंगे विंड टरबाइन, यानी पवन से चलने वाली टरबाइनें लग गई, इसे आप पवन चक्की कहते हैं, वो बिजली पैदा करती हैं। तो वो संसाधन हमारे लिए बने तभी तो वो उपयोगी हुए हैं। अगर वो हमारे लिए, मानव ने उस संसाधन को नहीं बनाया होता तो क्या वो उपयोगी होते हैं हमारे लिए? आने वाले समय में आप देखते जाइए कि जैसे जैसे मानव के विकास में वृद्धि होती है, संसाधनों में भी वृद्धि होने लगती है। जैसे आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली कार, ट्रेन का ट्रायल चल रहा है। सुना होगा ना ऐसा है कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है? H2O। भाई पानी से ही तो हाइड्रोजन निकाला जा रहा है। यानी पानी से ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को सेपरेट करके एक फ्यूल बनाया जा रहा है जिसे आप हाइड्रोजन फ्यूल कहते हैं, यानी हाइड्रोजन ईंधन। तो जो हाइड्रोजन ईंधन है, इसके लिए मानव ने तकनीक बनाई। अगर मानव नहीं होता, मानव अगर अस्तित्व में नहीं होता तो क्या ये तकनीक बन पाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने वाली? नहीं बन पाती ना। तो ऐसे आविष्कार, आपने न्यूक्लियर, हमारे घरों में जो बिजली आती है, ये बिजली जहाँ पैदा होती है तो कई जगह ये थर्मल पावर प्लांट लगे हैं, यानी कोयले से पानी को गर्म करके टरबाइन पे उसका वार कराया जाता है और उस प्रेशर से उस टरबाइन को वो रन कराती है। आपने हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइड्रो एनर्जी जनरेटर सुना होगा कि पानी से, आपने डैम सुना होगा, डैम जहाँ बनता है वहाँ पे टरबाइनें लगाई जाती है, वाटर टरबाइन, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम देते हैं उसे, यानी पानी से चलने वाली टरबाइनें, और वो टरबाइनें इलेक्ट्रिक पैदा करती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ऐसे तत्व हैं जिनसे विद्युत जनरेट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? टरबाइन भट्टी, बड़ी बड़ी थोरियम यूरेनियम भट्टी बनाई जाती है, उसमें इन सारे पदार्थों को डाल के आग जलाया जाता है
और ये आग पानी को गर्म करते हैं और इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं कि वहाँ से वेपर निकलता है, यानी वाष्प निकलता है, और वो वाष्प फिर उस टरबाइन को चलाता है जिससे इलेक्ट्रिक जनरेट। इसके अलावा ये तो पारंपरिक तरीके हो गए बिजली पैदा करने का। आज के डेट में ये देखिए कि मानव अगर संसाधन बनाया है तो सोलर एनर्जी, धूप में रख दीजिए बिजली जनरेट, हवा में रख दीजिए टरबाइन चल रही है बिजली जनरेट कर रही है। तो ऐसे संसाधन बने ना, ये पॉसिबल हुए। या किसी भी संसाधन को घुमाने पे बिजली जनरेट कर रही है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। आप बिजली को रिजर्व कर रहे हो, यानी बैटरी चार्ज कर रहे हो, बैटरी चार्ज करने के बाद वो आपको बैकअप देती है बिजली के नहीं होने पे। तो ये सारे संसाधन मानव ने बनाए। मानव इसीलिए संसाधन के निर्माता के रूप में है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब देखिए कि संसाधनों का महत्व क्या है। भाई आपने इतनी सारी चीज़ें तो देख ली कि मानव संसाधन बनाता है, मानव संसाधन है। अब संसाधनों का महत्व क्या है, तो महत्व यही है कि मानव संसाधन के रूप में, संसाधनों का महत्व अगर देखें तो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी जो हमारे ये संसाधन है, स्मार्टफोन, ईयरबड, बाइक, लैपटॉप, डेस्क, कैमरा, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हमारी उपयोगिता यानी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। पहली चीज़ ये हो गई कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसलिए इनका महत्व है। आगे देखिए, मानव विकास में सहायक होते हैं। बहुत पहले जब तकनीक नहीं थी, स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो मानव ने आविष्कार करना शुरू किया। आपने सुना होगा एडिसन का नाम, आइंस्टीन का नाम, न्यूटन का। ये सारे कौन है? ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? आविष्कार किया। जिन भी चीज़ों का इन्होंने आविष्कार किया वो मानव के बुद्धि विवेक को बढ़ावा देने के लिए किया। यानी आज अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो सबसे पहले आप गूगल पे जाते हो कि चलो गूगल करता हूँ या यूट्यूब करता हूँ। तो ये आपके गूगल और यूट्यूब के पास ज्ञान कहाँ से आया? जाहिर सी बात है कि पहले ये सारी चीज़ें मानव के दिमाग में आई, इंसानों के दिमाग में आई। अब फिर इंसान संसाधन है, यानी मानव संसाधन है, तो मानव का काम है संसाधन बनाना। तो मानव ने अपने विवेक का प्रयोग करके पहले खुद को डेवलप किया, यानी खुद को ज्ञान दिया, खुद का आविष्कार किया। उसके बाद ये नए आविष्कारों की ओर बढ़ा। यानी मानव, यानी जो संसाधनों के महत्व में मानव विकास के में सहायक होते हैं। यानी मानव का विकास संसाधनों की ही वजह से होता है। आपने स्मार्टफोन चलाना, आप पहले कीबोर्ड चलाते थे, अब आप स्मार्टफोन चलाते हो, तो आपका क्या हुआ? आपका विकास हुआ। आपने पहले उस स्मार्टफोन को चलाना सीखा होगा। कीपैड वाला तो है नहीं कि 2-4 बटन थे, इसमें तो पूरा टच स्क्रीन है। या आपने लैपटॉप यूज़ किया होगा, या ये स्मार्ट बोर्ड है, तो इसको चलाना मैंने सीखा। तो सीखा तो क्या किया? मेरा ज्ञान बढ़ा, यानी मेरा विकास हुआ, यानी मानव का विकास हुआ। तो महत्व में यही है कि मानव के विकास में सहायक होते हैं। आप ये देखेंगे कि आदिकाल में, आदिकाल का मतलब बहुत पीछे काल, पुराना काल, जब कोई आविष्कार नहीं था, स्मार्ट बोर्ड, ये लाइट, इलेक्ट्रिक बिल, जंगलों में लोग रहते थे, आधे कपड़े पहनते थे, जानवर मार के खाते थे, कच्चा खाते थे, फल फूल को खाते थे। उन्हें बिल्कुल भी चीज़ों का ज्ञान नहीं था। आदि मानव थे। तो जो आदि मानव था, अज्ञानी था। आदि मानव ज्ञानी नहीं था, वो अज्ञानी मानव था। उसके पास ज्ञान नहीं थे। वो अभी शुरुआती दौर में था कि अभी हमारे पास, उसके पास कीपैड भी नहीं था, उसके पास कोई भी ऐसी तकनीक ही नहीं थी। धीरे धीरे मानव का विकास होते गया और मानव के विकास से मानव का ज्ञान इतना बढ़ गया कि आज 2026 में मानव जाति, यानी पूरी मानव जाति अपने सबसे उन्नत यानी सबसे विकसित समय पे है। यानी मानव का जितना मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब हुआ है, वो 2026 में है। इसके बाद जो समय आएगा उसमें भी होते जाएगा, लेकिन मानव पूरी बिल्कुल अपने चरम बिंदु पे है आविष्कारों के मामले में। तो ये देखिए कि आदिकाल में ज्ञान के अभाव के कारण ही मानव संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता था। अब ये बताइए कि प्राकृतिक संसाधन तो पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन आज भी हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का आप उपयोग तब कर पाओगे ना जब आपके पास उपयोग करने की क्षमता होगी। और वो उपयोग करने की क्षमता आएगी कहाँ से? जब आप एक संसाधन, यानी आप अपने खुद को विकसित करोगे, खुद को ज्ञान दोगे, खुद का विकास होगा, तब जाके ना आप किसी भी प्राकृतिक संसाधन को संसाधन में बदलोगे, यानी उपयोग में लाओगे। तो वही बात हुई कि आदिकाल में मानव संसाधनों का उपयोग नहीं करता था क्योंकि उसके पास ज्ञान ही नहीं था। अगर आदिकाल के मानव को भी कुछ ऐसी चीज़ें आप उस समय
पहले तो वो औजार बनाना तक नहीं जानते थे। शुरू शुरू में धीरे धीरे उन्होंने पत्थर को, फिर तांबे, फिर लोहे का आविष्कार होते गया, वो अपने औजार बनाते गए। तो धीरे धीरे चीज़ें हुई, और धीरे धीरे का मतलब हजारों साल में हुए। ऐसा नहीं है कि आज आज कुछ आविष्कार हो गया फिर कल 10 दिन बाद कुछ नया हो जाएगा, ऐसा नहीं। सालों साल लग जाते हैं, 100 साल, 200 साल, 500 साल। आज से 100-200 साल बाद का जो मानव होगा उसका विकास आज के मानव से ज़्यादा होगा, क्योंकि आज जितनी तकनीकें हैं इससे ज़्यादा तकनीक तो आगे होंगी ना। और मानव एकदम हमेशा सीखने के क्रम में होता है, मानव हमेशा आगे की चीज़ें सोच के नई चीज़ें सीखता है। तो वही बात हो गई कि ज्ञान मानव को विकसित करता है, यानी संसाधन मानव को विकसित बनाते हैं, मानव का विकास करते हैं। और संसाधनों का उपयोग नहीं होने से, ज्ञान के अभाव में संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता है। अब देखिए, मानव के ज्ञान में वृद्धि करता है, यानी जो संसाधन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कीपैड वाले फ़ोन से आप टच वाले फ़ोन पे आ गए, टच वाला आपने सीखा तो आपके ज्ञान में वृद्धि हुई ना, आपके बुद्धि में वृद्धि हो गई, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि संसाधनों के महत्व में क्या क्या महत्व चीज़ें थी, ये चीज़ें हमने देख ली। आगे हम देखते हैं कि संसाधनों का विकास, यानी संसाधनों का विकास कैसे होता है। तो संसाधनों का विकास हम देखते हैं कि संसाधनों का विकास क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। देखिए, मानव एक संसाधन है, ये आप जानते हैं, और मानव ही संसाधनों का विकास करता है, ये भी आप जानते हैं। लाइएगा, उन नंबर कोई मेरा जानने वाला है नहीं, जितने हैं सब सेव नंबर ही हैं। कोई सेव नंबर हो तो बस बता दीजिएगा, बाकी ऐसे कोई फ़ोन करे तो मतलब। तो संसाधनों का विकास हम देखते हैं क्या है। मानव एक संसाधन है और मानव ही संसाधन का विकास करता है। मानव संसाधन है, इस बात से आप परिचित हैं, और मानव ही संसाधनों का विकास करता है, इस बात से भी आप परिचित हैं। मानव का विकास इक्वल टू संसाधनों का विकास, यानी मानव का विकास होगा तो संसाधनों का भी विकास होगा, ये भी आप जानते हैं। पहले से निर्मित संसाधनों को और बेहतर और उन्नत बनाना, यानी मानव द्वारा ही पहले से निर्मित जो संसाधन है, संसाधनों के विकास का मतलब ये नहीं है कि केवल आप नए संसाधन बनाएं। संसाधनों के विकास का तात्पर्य ये भी है कि जो संसाधन आपके पास हैं, सीधा सा सिस्टम आप देखिए कि आपका जो स्मार्टफोन है उसमें एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखिए आज के डेट में 15 का जनरेशन उसका भी चल रहा है। तो जो मान लीजिए कि पहले उसका भी वर्जन, यानी जो उसका भी जो फॉर्मेट था 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, या आपने लैपटॉप ख़रीदा होगा उसमें जो भी प्रोसेसर लगा होता है वो भी एक जनरेशन का होता है, यानी हर एक अगला जनरेशन उसको अपग्रेड करता है, यानी उस आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को उन्नत बनाता है, यानी बेहतर बनाता है। तो आपने देखा होगा कि नए एप्लीकेशन, नए एंड्रॉयड फ़ोन में नए एंड्रॉयड अपडेट आने से आपका फ़ोन थोड़ा सही चलने लगता है, यानी वो आपके कार्य करने की क्षमता, आपके फ़ोन की क्षमता, एफिशिएंसी को अपग्रेड कर रहा है, यानी बेहतर कर रहा है। तो उसका मतलब यही हुआ कि पहले से निर्मित संसाधनों को बेहतर बनाना या उन्नत बनाता है संसाधनों का विकास। आगे आप देखिए, उदाहरण के तौर पे अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो कहाँ दीवार वाले ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड पे आ गए, नोटबुक से आप प्रिंटेड नोट्स पे आ गए, आप बुक से पीडीएफ पे आ गए। तमाम ऐसी चीज़ें बदली, क्यों हुई? क्योंकि संसाधनों का विकास होते गया और उसके अनुसार हम इंसानों का, यानी मानव का भी उस चीज़ को समझने के अनुसार, उस चीज़ को समझने के लिए हमारा भी विकास होते गया। अब आप देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी तकनीकें हैं जिसमें आप यहाँ से रोबोट सर्जरी का आपने नाम सुना होगा, रोबोट से सर्जरी, या लेंस वाली या दूरबीन वाली। तो रोबोट से सर्जरी का मतलब क्या है कि आप बैठे हो, आप दिल्ली में, लेकिन आपने सर्जरी कर दी कहाँ? इंग्लैंड, अमेरिका, किसी भी देश में, यहाँ से बैठे बैठे। तो वो कैसे विकसित हुई चीज़ें? संसाधनों के विकास से, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में नई नई तकनीकों के आने की वजह से संसाधनों का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, मानव ने संसाधन बनाए। तकनीकी, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी,
किसी भी क्षेत्र में हो, उसका विकास हुआ, यानी उससे नई चीजें हुई, इंसानों का विकास हुआ, संसाधनों का विकास हुआ। स्मार्टफोन आप जानते ही हैं सारी चीजें। आपने यूपीआई देखा होगा, इंटरनेट पेमेंट, आपने फोन से पेमेंट किया होगा बहुत समय पहले। अगर आप आज से केवल 10 साल पीछे जाते हैं तो आप अपने माता पिता या किसी से पूछेंगे कि बैंक से ट्रांजैक्शन करने के लिए पहला नियम यह था कि आपको बैंक में जाना ही होगा, अनिवार्य रूप से जाना होगा। बैंक के अलावा किसी और जगह पे आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। लेकिन तकनीक विकसित हुई, यूपीआई आई, ऑनलाइन ऐप आ गए, भीम आया, फोन पे इत्यादि तमाम ऐसे ऐप हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। और आपको ये सब क्यों हुई? क्योंकि तकनीक का विकास हुआ। और आज के डेट में यूपीआई बाहर के भी कई सारे देशों में चलता है। तो आप कभी किसी देश जाना तो वहाँ चेक करना पैसे से कमा के कि वहाँ पे चल रहा है कि नहीं। पहले पढ़ो फिर कमाना, नहीं तो कमाने निकल जाओगे तो पढ़ाई छूट जाएगी आपकी। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें थी। संसाधनों के विकास में जो भी डेवलपमेंट होता गया वो संसाधनों का विकास है। आगे अब देखिए इसमें क्या है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। संसाधन हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं और साथ ही जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक। यानी अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आपके पास 6 महीने स्मार्टफोन दे के और आपसे वो छीन लिया जाए और आपको फिर से कीपैड दे दिया जाए और फिर बोला जाए कि आप अपने संसाधनों से, इसी संसाधन से आप अपना विकास करिए, तो क्या आपके पास जब स्मार्टफोन था और स्मार्टफोन नहीं है, फिर आपके जीवन की गुणवत्ता में क्या प्रभाव पड़ा? ये बात सोचने वाली है ना कि संसाधन केवल हमारे लिए आवश्यक ही नहीं है जीवन के लिए, वो जीवन में बनाए रखने के लिए, यानी जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको स्मार्टफोन दे के आपसे पुनः स्मार्टफोन ले लिया जाए और आपको कीपैड दे दिया जाए तो आपके जीवन की गुणवत्ता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यही प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रभाव पड़ेगा ये निगेटिव इफेक्ट होगा, यानी नकारात्मक प्रभाव होगा इसका। देखिए किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। कोई वस्तु केवल नकारात्मक प्रयोग के लिए नहीं होती, यानी निगेटिव यूज के लिए नहीं होती है, और ना ही कोई वस्तु केवल पॉजिटिव यूज के लिए होती है। आपको देखना यह है कि कोई एक वस्तु है तो आप उससे कितना प्रोडक्टिव यानी कितना पॉजिटिव चीजें कर पा रहे हो। यानी वैज्ञानिक आविष्कार सबसे पहले मानव के विकास के लिए हुआ था और मानव के पॉजिटिव यानी सकारात्मक विकास के लिए हुआ था। लेकिन हर एक पहलू का, हर एक कोई भी ऐसा पदार्थ है उसका एक निगेटिव भी पहलू होता है। तो स्मार्टफोन मानव के विकास के लिए, पॉजिटिव विकास के लिए बना था, लेकिन उसका निगेटिव प्रभाव भी है। तो निगेटिव प्रभाव के साथ साथ आपको ये देखना है कि कोई वस्तु है तो कितनी निगेटिव है कितनी पॉजिटिव है, ये दोनों साथ साथ होंगे। कुछ निगेटिव भी होगा, कुछ पॉजिटिव भी होगा। स्मार्टफोन का दुरुपयोग भी, आप साइबर अटैक होते हैं, आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग पैसे लेके भाग जाते थे या डरा धमका के ले लेते थे। आज के डेट में क्या है, सीधे आपके बैंक खाते से पैसे उड़ा दिए जाते हैं। कैसे? साइबर अटैक होते हैं। आपने डिजिटल अरेस्ट सुना होगा। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? लोगों को डिजिटली कैद करना, यानी व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी कोई ऐसी जानकारी आपको बताना जिससे आप उस जानकारी को बाहर आने से डरते हो और उनके कैद में रहते हो और वो जो कहते हैं आप करते हो। यही डिजिटल अरेस्ट है, किसी को डिजिटली कैद करके रखना। डिजिटली कैद कोई जेल नहीं होती है, वो बस एक डर होता है कि मैं आपको डरा दूं कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपका ये वीडियो ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, या मैं आपकी पुरानी घटनाओं को किसी और को बता दूंगा। ये सारी चीज़ें से साइबर अटैक के खतरे बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप ये देखिए निगेटिव पॉजिटिव हो गए, यानी गुणवत्ता को भी बनाए रखना है हमें, यानी हमारी गुणवत्ता भी बनी रहे संसाधनों से। आगे देखिए संसाधनों के दुरुपयोग से निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई हैं। समस्याएं तो हैं भाई, मैंने आपको कहा कि किसी भी एक पदार्थ का, किसी भी एक वस्तु का केवल सकारात्मक पक्ष नहीं होता है, उसका एक नकारात्मक भी पक्ष होता है। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि कोई व्यक्ति केवल अच्छा नहीं होता है, किसी व्यक्ति में कुछ बुराइयां भी होती हैं। वैसे जो संसाधन होते हैं डिपेंड ये करता है कि उसको चलाने वाला संसाधन, यानी उस संसाधन को यूज करने वाला व्यक्ति कैसा है। अगर वो नकारात्मक सोच वाला है तो नकारात्मकता की ओर जाएगा, अगर वो सकारात्मक सोच वाला है तो सकारात्मक काम लेगा।
तो संसाधन तो सब एक ही पर्पज से बनाए गए हैं, क्या कि उनको पॉजिटिव यूज में लाना है, लेकिन इस संसाधन को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति का दिमाग क्या है, अगर वो नकारात्मक है तो नकारात्मक यूज करेगा, अगर वो सकारात्मक है तो सकारात्मक यूज करेगा। तो संसाधन के दुरुपयोग से निम्नलिखित समस्याएं पैदा होती हैं। पहला तो ये है कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। यानी आप ये देखेंगे कि जो अमीर लोग हैं उनके पास संसाधन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि संसाधन को खरीदना पड़ता है और खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो अमीर वर्ग के पास आप देखेंगे कि संसाधन ज़्यादा हैं, और संसाधन इतने ज़्यादा हैं कि जितना उनका उपयोग नहीं है उससे ज़्यादा उनके पास संसाधन है। आप एक बात बताओ, एक घर में 4 लोग हैं और चारों के पास एक एक कार है, लेकिन यूज केवल एक कार की है, तो ये बताइए 3 कार जो है उनके पास एक्स्ट्रा, ये तो संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। और उस कार से वो जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल उसमें पड़ रहा हो तो पेट्रोल खर्च होगा। अगर एक कार में 4 लोग बैठ के जा सकते हैं तो 4 कार से 4 लोग जा रहे हैं तो संसाधन का दुरुपयोग ही तो हुआ। उसके साथ साथ आप कार से पॉल्यूशन निकलता है, जब हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पॉल्यूशन निकलता है, तो एक कार 4 कार से तो बहुत कम पॉल्यूशन करती है, तो 4 लोग अगर 4 कार से जा रहे हैं, अगर एक लोग से जाएं तो 3 कार का जो पॉल्यूशन होगा वो तो कम हो जाएगा। तो यही संसाधनों का दुरुपयोग है कि संसाधनों का दुरुपयोग, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिनसे समाज 2 हिस्सों में बंट गया है। अगर समाज की आप बात करें तो समाज 2 हिस्सों में बंट गया है। एक जो समाज संसाधन यानी संसाधन संपन्न समाज, यानी जो 2 हिस्सों में बटा है, उसमें पहला है कि संसाधन संपन्न समाज यानी अमीर वर्ग, यानी जो अमीर वर्ग है उसके पास ज़्यादा संसाधन है। और जो एक है संसाधनहीन समाज, यानी जिसके पास संसाधनों का अभाव है, यानी संसाधनों की कमी है। तो जो संसाधन संपन्न वर्ग है और जो संसाधनहीन समाज है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, और ये गैप बढ़ते जा रहा है। ये गैप कम नहीं होगा, ये गैप कम नहीं होगा, ये तब तक कम नहीं होगा जब तक संसाधनों का उपयोग वर्ग के हिसाब से निश्चित न किया जाए कि किस वर्ग के हिस्से में कितने संसाधन जाएंगे, और ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि संसाधनों में से कुछ ही हाथों में चले गए हैं, जिनसे समाज का 2 वर्ग बन गया है, एक संसाधन संपन्न यानी अमीर वर्ग, एक संसाधन विहीन समाज यानी गरीब वर्ग। अब आप आगे देखिए, आगे है कि जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का सतत पोषणीय विकास आवश्यक है। अब बताइए कि जो संसाधन थे और संसाधनों से जो दुरुपयोग था केवल समाज में ही नहीं है, मैंने आपको बताया कि इसका दुरुपयोग पर्यावरण पर भी पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, हर तरह से मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, हर चीज पे संसाधनों का दुरुपयोग का प्रभाव पड़ता है। आने वाली पीढ़ी पे भी प्रभाव पड़ता है, जिसको ही आप यहाँ देख रहे हो कि जीवन का अस्तित्व बनाए के लिए संसाधनों का सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवश्यक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। फिलहाल आप इतना देखो कि संसाधनों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सतत पोषणीय विकास आवश्यक है। अब ये आगे हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं हमारी जो हमें पढ़ना है। तो देखिए, संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में, संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में कुछ संस्थाएं हैं जो संसाधनों के उपयोग को और उनके संरक्षण के लिए आवाज उठाई काम करती हैं, और संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं कि भाई इस तरीके से उपयोग किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो मिल सके। यानी आज जितना हमारे पास सोने का भंडार है यानी गोल्ड का जो भंडार है, अगर आज ही हम सारी पीढ़ी यानी जो पीढ़ी हमारी चल रही है इसका उपयोग हम कर दें तो हमारी आने वाली पीढ़ी को तो पता भी नहीं चलेगा कि गोल्ड क्या होता है, ये गोल्ड आता कहाँ से है। तो ये जो एक महत्वपूर्ण बात है कि संसाधनों के संदर्भ में किए गए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है वो क्या है। तो देखिए, क्लब ऑफ रोम, यानी ये क्लब ऑफ रोम नाम की एक सम्मेलन हुआ, रोम में ही हुआ 1968 में, जो पहली बार संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को
का प्रस्ताव रखा। यानी जो क्लब ऑफ रोम है ये पहली बार संसाधनों के उपयोग का प्रस्ताव रखा गया इसमें। यानी संसाधनों के उपयोग का पहली बार प्रस्ताव रखा गया इसमें, पहली बार प्रस्ताव रखा गया। अब क्लब ऑफ रोम जो था ये कई सारे देश के जो साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, व्यापारी या जो सक्षम लोग थे, समझदार मतलब बुद्धिमान लोग, उनका एक संगठन बनाया गया और एक सम्मेलन हुआ 1968 में रोम में। तो वहाँ पे संसाधनों के उपयोग का पहली बार प्रस्ताव रखा गया। यानी संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, इस पे पहली बार पूरे इतिहास में पहली बार एक सम्मेलन हुआ। तो जो क्लब ऑफ रोम था 1968 में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग यानी उपयोग का पहली बार प्रस्ताव, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा गया था। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। विवेकपूर्ण उपयोग का क्या हुआ मतलब कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसको यूज करना है, अनावश्यक रूप से उसका उपभोग नहीं करना है। यानी अगर आपकी भूख एक रोटी भर की है तो आपको एक से ज़्यादा खा के या एक से अधिक रोटी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये वही बात थी कि क्लब ऑफ रोम में 1968 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा गया था कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग यानी जितनी आवश्यकता हो उतना ही इसका उपयोग किया जाए, आवश्यकता से अनावश्यक रूप से उपयोग न किया जाए। जो ये क्लब ऑफ रोम का जो सम्मेलन था ये इटली में हुआ था, इटली में, और एक इसकी रिपोर्ट थी, इटली में हुआ था, और एक इसकी रिपोर्ट है उसका नाम है द लिमिट्स टू ग्रोथ, द लिमिट्स टू ग्रोथ, सही से कर देता हूं इसको, द लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसमें ये बात बोला गया था कि 2000, अभी तो 2000 का सीरीज चल रहा है, 2021 तक, 21 नहीं मतलब 2000 के बाद 2100 वाला जो सेंचुरी शुरू होगी, यानी 2100 तक जितने भी संसाधन हैं अगर इनका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया तो हम संसाधन विहीन हो जाएंगे, यानी हमारे पास उपयोग के लिए संसाधन ही नहीं बचेंगे। तो क्लब ऑफ रोम ने ये बात कही थी, इटली में हुआ था। इसकी एक रिपोर्ट थी द लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी ग्रोथ की जो एक लिमिट होती है वो उस पे बात की गई थी। कुल मिला के ये है। आगे हम देखते हैं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं, मैं ऐसा नहीं है कि भारतीय प्रयास हैं, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं। आगे आप देखिए, जिसमें पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1962। अब देखिए जो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1972 आया, इसका भी मकसद वही था कि संसाधनों के उपयोग पर संसाधनों के उपयोग पर प्रस्ताव रखा गया कि संसाधनों का उपयोग कैसे करना है। संसाधनों का पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1972, संसाधनों के उपयोग और संसाधनों के संरक्षण का कैसे ध्यान रखना है। आप इन संस्थाओं के नाम याद रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ही स्पेशल कुछ जानने वाला नहीं है।
लेकिन बस आप ये जान लीजिए कि ये जो सम्मेलन हुआ था 1972 में ना, इसी के बाद 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और इस विश्व पर्यावरण दिवस यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने, उनका संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। तो 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इन्होंने बात कही थी। क्या? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये संस्था यानी ये आयोजित हुआ था। अब देखिए अगला, आगे का जो आप इसमें देखते हैं क्या है, ये एक ब्रंटलैंड कमीशन है। इसको आप हिंदी में कुछ ऐसे लिखेंगे, ये हो गया ब्रंटलैंड आयोग। तो जो ये ब्रंटलैंड आयोग था वो क्या था, इसकी एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट जो थी उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य। क्या था? हमारा साझा भविष्य नाम से ये रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास की बात की गई थी कि अब सतत पोषणीय विकास किया जाए, यानी आज का आपका जितना उपयोग है उतना ही उपयोग करें और इस संसाधन को, जिस संसाधन का आप उपयोग कर रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखें। यानी ऐसा नहीं है कि जो संसाधन आपको मिले हैं आप उसका एकदम बुरी तरीके से दोहन कर दें और आज के ही पीढ़ियों के लिए वो समाप्त हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के बारे में उनको पता भी न लगे कि संसाधन क्या थे। तो ये था हमारा जो ब्रंटलैंड कमीशन, इसको ब्रंटलैंड या ब्रूटलैंड कमीशन भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। तो इसका रिपोर्ट जो था आवर कॉमन फ्यूचर 1987, इसने इसी में सतत पोषणीय विकास की बात कही थी। और इसमें बहुत कुछ जानने लायक नहीं है। एक और संस्था है जिसे आप जान लीजिए, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यानी जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ये 1992 में था। देखिए इन संस्थाओं के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये संस्थाएं कब, मतलब इनकी बैठक कब हुई थी, सम्मेलन कब हुआ था। आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप का आ सकता है, इसके लिए मैं आपको तैयार कराऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जानिए रियो डी जेनेरियो एक जगह है, रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। अब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। ये जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का भी मकसद यही था कि संसाधनों के संरक्षण, क्या? संसाधनों के संरक्षण से संबंधित जो प्रयास किए गए, जो प्रयास था उसी के लिए हुआ। और ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में 1992 में हुआ था। और 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी 100 से अधिक देशों के जो चीफ होते हैं वो लोग वहाँ पे गए थे, प्रतिनिधि थे, शामिल हुए, उन्होंने उस पर अपना डिस्कस किया। और वहाँ पे इन लोगों ने संसाधन संरक्षण और तमाम ऐसी चीज़ों पे बात की जो हमारे लिए अभी आवश्यक नहीं है, केवल हमारे लिए संस्था आवश्यक है कि आप इसे याद रखेंगे। आगे जो है हम देखते हैं इसमें क्या एक एजेंडा 21 था, यानी जो रियो डी जेनेरियो का प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील में हुआ था, जो जस्ट हमने पहले पीछे देखा। तो उसी में एक एजेंडा बनाया गया 21 एजेंडा, यानी कुल 21 तथ्य, यानी 21 एजेंडे बनाए गए कि हमें इन एजेंडों पे काम करना है। उसी को आप एजेंडा 21 नाम दे दिया गया कि हमारा टारगेट बनाया जाए, यानी हमारे 11 अलग अलग बिंदु बनाए जाए, पॉइंट बनाए जाए जिन पे हमको काम करना है। तो एजेंडा 21 में 11 पॉइंट बनाए गए, 11 पॉइंट में इनको काम करना था। ये चीज़ें आपको रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन में हो गई इसकी बात, रियो डी जेनेरियो में एजेंडा बना दिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि सभी विभागों में विभागीय स्तर पर एजेंडा बनाया जाए, यानी अगर कोई एक मिनिस्ट्री है उसके अंदर जो सब डिवीजन है उनके स्तर पे संसाधनों के संरक्षण के लिए नियम बनाए जाए। ये एजेंडा 21 हो गया। आगे आप देखिए कि संसाधन नियोजन,
अभी तक आपने संसाधन के महत्व, संसाधन के विकास इत्यादि चीज़ों पे ध्यान दिया। इसमें आप संसाधन के नियोजन यानी रिसोर्सेस प्लानिंग की बात करेंगे। अब देखिए, संसाधन तो बन गए, उपयोग भी चल रहा है उनका, लेकिन क्या संसाधन ऐसे बने रहेंगे? अगर आप उन संसाधनों का उपयोग सही तरीके से नहीं करोगे तो संसाधन आपके समाप्त हो जाएंगे, और अगर समाप्त हो गए तो आज की पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपने बात की कि सतत पोषणीय विकास की, तो सतत पोषणीय विकास तभी होगा ना जब आप संसाधनों का नियोजन करोगे, कि भाई प्लानिंग करोगे कि हमारे पास अगर ये एक, आपके पास मान लो 10 रुपये हैं, तो आप बिना नियोजन यानी बिना प्लानिंग के उसे खर्च कर दोगे तो कहीं भी खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्लान बना लिया कि 2 रुपये का मुझे बिस्किट खाना है, 1 रुपये का नमकीन खाना है, 7 रुपये अपने पास रखना है, तो ये इस तरीके की प्लानिंग जो होती है इसे आप नियोजन कहते हो, यानी प्लानिंग बोलते हो। तो किसी भी संसाधन का उपयोग करने के लिए प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आप मान लो आपके 10th क्लास में 4, 5, 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। अगर आप ये प्लानिंग नहीं बनाते हो कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो फिर तो केवल कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हो, उससे तो आप पास नहीं हो जाओगे। तो यानी प्लानिंग जरूरी है, यानी पहले आप कुछ भी करने से पहले प्लान बनाओ ना भाई। प्लान बनाओगे तो क्या होगा, सक्सेस रेट बढ़ता है। साफ सीधी बात कि अगर आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होगी तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि आपको किस फील्ड में काम करना है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो सक्सेस रेट आपका कम हो जाएगा। प्लानिंग सक्सेस रेट को बढ़ा देता है। तो प्लानिंग बनाओ, यानी हमने संसाधनों के नियोजन की, जो हमने संसाधनों की जो प्लानिंग बनाई कि भाई संसाधनों को कैसे क्या करना है, तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। रणनीति यानी स्ट्रेटजी, यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण का मतलब क्या हुआ, जितनी हमें आवश्यकता हो उतना ही यूज करना है, अनावश्यक यूज करना नहीं है। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का आप जितना उपयोग कर रहे हो तो उसके लिए प्लानिंग बनाओ ना कि हमें इस क्षेत्र में ये संसाधन का इतना यूज करना है, किसी दूसरे क्षेत्र में किसी संसाधन का कितना यूज करना है। अगर आप इसकी प्लानिंग नहीं बनाते हो तो फिर किसी एक क्षेत्र में ही संसाधनों की का उपयोग होगा। अगला देखिए, भारत में संसाधनों में बहुत अधिक विविधता है। जैसा आपने देखा होगा कि बिहार में कहीं कोयला का खनन नहीं है, लेकिन झारखंड में जाइए, आप उड़ीसा में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, वहाँ पे कोयले का भंडार है, यानी कोयला खनन होता है। आयरन यानी जहाँ से कोयला निकलता है वहाँ से और भी चीज़ें निकलती हैं। तो झारखंड में आप जाएंगे तो टाटा स्टील प्लांट लगा है। आप बाकी और भी राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पे कोयले का है। आप कर्नाटक चले जाइए, वहाँ पे गोल्ड निकलता है। आप मध्य प्रदेश, पन्ना की खान आपने सुना होगा, पन्ना में चले जाइए, पन्ना माइनिंग, वहाँ पे हीरे निकलते हैं, यानी रॉ हीरा वहाँ पे पाया जाता है। बिहार में भी जमुई जिला है जहाँ पे गोल्ड का भारत का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है और उसे रिजर्व कर दिया गया है उस पूरे एरिया को। तो बिहार सोने के मामले में, गोल्ड के मामले में आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा राज्य होने वाला है। यानी आप ये देख रहे हैं कि कोई भी एक संसाधन सभी राज्यों में ना मिलके सभी अलग अलग राज्यों में थोड़े थोड़े मात्रा मिल रही है। यानी कोयला भारत में, बिहार में नहीं मिलता, बिहार में सोना मिलता है। आप और भी संसाधन देख लीजिए, लोहा देख लीजिए, आप जस्ता देखेंगे ना, तांबा, राजस्थान में बहुत सारी खानें हैं। पेट्रोलियम आप देखेंगे तो भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपको कच्चा तेल नहीं मिलता है, लेकिन आप असम चले जाइए, मुंबई चले जाइए, जहाँ मुंबई हाई का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पे संसाधन पेट्रोलियम पाया जाता है समुद्री क्षेत्रों में। तो विविधता का मतलब यही हो गया कि भारत में संसाधनों में बहुत अधिक विविधता का मतलब ये है कि किसी देश में, किसी राज्य में संसाधन में कमी है, किसी राज्य में संसाधन में कमी है, तो किसी राज्य में उसकी अधिकता है, तो किसी राज्य में उसकी अधिकता है। मैंने आपको बताया कि बिहार में कोयला नहीं पाया जाता, कोयला की खानें नहीं है, लोहा की खानें नहीं है, लेकिन झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। तो ये चीज़ें कैसे हैं, यानी संसाधनों में विविधता, यानी किसी एक राज्य में सभी तरह के संसाधन नहीं पाए जाते हैं। कुछ ही जगह है जहाँ पे सारे राज्यों में अलग अलग तरह के संसाधन पाए जाते हैं।
तो ये चीज़ें हमारी हो गई विविधता वाली। और संसाधन भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप ये देखिए कि जब कोयला है तो कोयला एक संसाधन है, तो वो एक अलग प्रकार हो गया। आप देखेंगे माइन से जो चीज़ें निकलती हैं, रॉ मटेरियल, वो एक अलग संसाधन हो गया। अगर आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, जल संसाधन, आप तटीय क्षेत्रों में जाइए, तटीय इलाकों में, तो तटीय इलाकों में जल संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है। मत्स्य संसाधन यानी मछली उत्पादन होता है, मछली उत्पादन नहीं बल्कि मछली को समुद्रों से पकड़ के लाके उन्हें बेचा जाता है संसाधन के रूप में, और उनसे आर्थिक लाभ होता है जो मछुआरे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके संसाधन नियोजन में अभी चल रही हैं। आगे हम देखते हैं कि संसाधन नियोजन के अनुसार भारत में नियोजन मतलब लो यार 10 मिनट का काम है, कुछ बंद कर दीजिए ना, बस 10 मिनट चल जाए। ये भी पंखा बंद कर दीजिए। हाँ बस वो लैपटॉप सब उनका बंद कर दीजिए, 10 मिनट काम है मुझे बस। तो अब हमने देख लिया कि संसाधन नियोजन में हम भारत में संसाधन नियोजन देखते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन क्या है। देखिए, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई सारे तथ्य होते हैं, कई सारी जानकारियां इकट्ठा करनी पड़ती है। तो जानकारियां इकट्ठा करने में क्या है, जो प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया जो है, इन प्रक्रिया में क्या होती है कि संसाधनों का पहले तो पहचान करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है कि ये संसाधन है तो आखिर कहाँ पे हैं, कितनी मात्रा है, उनकी एक मैपिंग तैयार करनी होती है, लिस्ट बनाया जाता है। यानी संसाधनों का पहचान करना और उनका लिस्ट बनाना। अगला जो है, उन संसाधनों का मानचित्र बनाते हैं कि भाई ये संसाधन इस राज्य में मिले हैं तो किन किन क्षेत्रों में फैले हैं, मानचित्र बन गया। अगला आप देखिए, गुणात्मक यानी क्वालिटी एवं मात्रात्मक क्वांटिटी अनुमान लगाना। यानी कोई संसाधन आपको मिला तो आप ये देखेंगे कि उनकी मात्रा कितनी है, क्वालिटी कितनी है। भाई 100 kg है, 200 kg है, और अगर 100-200 kg है वो, तो उनकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, और गुणवत्ता के हिसाब से इनकी प्रक्रिया फिर उनको संसाधन में विकसित किया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखा जाता है कि संसाधन की गुणवत्ता कितनी है, और यानी गुणात्मकता कितनी है, और मात्रात्मक यानी क्वालिटी कितनी है और क्वांटिटी कितनी है, इसका अनुमान लगाया जाता है। आगे जो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है कि संसाधन विकास की योजना बनाना। अब संसाधन तो आपको मिल गया है कच्चे पदार्थ के रूप में, यानी प्राकृतिक संसाधन तो आपको मिल गया, अब उसे अब मानव निर्मित यानी संसाधन बनाओगे। तो संसाधन बनाने की आपकी योजना क्या है, प्लानिंग क्या है कि आप उसे कैसे संसाधन बनाओगे उस मटेरियल से। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि संसाधन विकास की योजना बनाना है कि उस संसाधन को कैसे विकास करना है। यानी सेमीकंडक्टर से कैसे स्मार्टफोन बनाना है, लैपटॉप बनाना है, या स्मार्ट बोर्ड बनाना है, इत्यादि चीजें। अब देखिए, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करना। यानी तकनीक को कैसे विकसित करना है, उस तकनीक को चलाने के लिए कौशल यानी स्किल कैसे डेवलप करनी है, और संस्थागत ढांचा कैसे बनाना है कि अगर ये तकनीक है तो किस संस्था में काम आएगी, किन किन संस्थाओं में इनका विकास किया जाएगा। ये सारी चीजें आपके संस्थागत ढांचा में शामिल हो जाती हैं। अगला देखिए, संसाधन विकास की योजना बनाना और राष्ट्रीय विकास योजना के साथ समन्वय। किसी भी संसाधन की जब विकास की बात होती है तो ये देखते हैं कि राष्ट्र में कौन से नियम है, किन नियम के अनुसार संसाधनों का प्रयोग हो रहा है। तो राष्ट्रीय योजना यानी नेशनल डेवलपमेंट स्कीम यानी राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन के विकास की योजना के बीच में तालमेल बिठाना, ताकि संसाधन का विकास और राष्ट्र के अनुसार राष्ट्र का विकास भी, दोनों संसाधन विकास और राष्ट्र विकास दोनों साथ साथ चलते रहें। तो इसलिए संसाधन विकास और राष्ट्रीय विकास के बीच में समन्वय स्थापित करना होता है। अब आप आके देखिए कि संसाधन संरक्षण क्या है। नियोजन तो आपने देख लिया कि प्लानिंग तो आपने देख ली कि इस संसाधन का प्रयोग यहाँ करना है, इस मटेरियल से ये संसाधन बनाने हैं, इत्यादि चीजें। अब देखिए कि संसाधनों का संरक्षण क्या है। संसाधनों का योजनाबद्ध और समुचित और विवेकपूर्ण, यानी योजनाबद्ध आपने देखा प्लानिंग करना है पहले उस सारे संसाधन का, और फिर उसको देखना है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार उसमें से कितना यूज करना है, यानी विवेकपूर्ण उपयोग। यानी संसाधनों का योजनाबद्ध यानी प्लानिंग करना और उसके बाद उसका अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी आज की पीढ़ी के अनुसार आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसे बचा के रखना
संसाधन संरक्षण है। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने आपको बताया कि संसाधनों से मानव का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ तो संसाधन भी बने, यानी किसी एक व्यक्ति के विकास ने कई सारे लोगों को जागरूक कर दिया। यानी अगर आइंस्टीन या आपके न्यूटन या ऐसे जो साइंटिस्ट हैं, अगर इन्होंने आविष्कार नहीं किया होता तो दूसरे लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलता। यानी मानव ने मानव का विकास किया, ये बात आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। यानी मानव ने संसाधन बनाए और उस संसाधन से अन्य संसाधन भी डेवलप हुए, और मानव ने जो संसाधन बनाए उससे अन्य मानव का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे वही बात है कि मानव किसी भी तरह के विकास में मतलब संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधनों का विवेकहीन और आवश्यकता से अधिक उपयोग के कारण ही कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं और पर्यावरणीय समस्या, मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी भी संसाधन को अविवेकपूर्ण ढंग से अनुप्रयोग कर रहे हो उसका, यानी प्रयोग कर रहे हो, कि जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे अगर 2 रोटी की भूख है और मैं 4 रोटी लेके आऊं या बनाऊं या किसी से बनवाऊं, तो 2 रोटी वेस्ट है, मतलब बेकार जा रही है। तो संसाधनों का दुरुपयोग हुआ ना। मतलब मेरी आवश्यकता अगर 2 रोटी की है तो मैं 4 रोटी नहीं बनाऊंगा, या 4 रोटी में जबरदस्ती क्यों खाऊं। तो वही संसाधनों का संरक्षण है कि संसाधनों के संरक्षण में आप अपनी आवश्यकता ही जितनी हो उतना ही प्रयोग करिए उसका, बाकी को आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए उसका। आगे देखिए कि यानी सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब इन्हीं समस्याओं से भाई पर्यावरण पे भी तो प्रभाव पड़ेगा। आप मान लीजिए कि किसी पर्यावरणीय क्षेत्र के सारे पेड़ को आप काट देते हो, किसी जंगल का, तो जो वहां का पारिस्थितिकी संतुलन होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस जिसे बोलते हैं, मान लो उतने क्षेत्र में उस जंगल की वजह से ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है, वहां पे जो जीव जंतु हैं, फौना फ्लोरा आप कह सकते हैं, जो जीव हैं, जंतु हैं, जो वनस्पति हैं, उनके लिए एक हैबिटेट है। अगर आपने वो पेड़ को पूरे काट दिया तो वो सब कहाँ जाएंगे, यानी कई सारे वनस्पतियों के अवशेष तो खत्म हो जाएंगे और वो उनका दुरुपयोग हो गया। आपने उस लकड़ी को लिया, ऐसे जला डाला या कुछ बना डाला, तो पर्यावरण पे उसका प्रभाव पड़ा ना। अगर मान लीजिए कि घर में अगर आपको कुछ फर्नीचर रखना हो, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप लकड़ी वाले रखो या तो आप आयरन वाले रखो, यानी लोहे वाले मटेरियल रखो। तो लोहे वाले मटेरियल रखोगे तो वो भी एक संसाधन है, लकड़ी वाले मटेरियल रखोगे वो भी एक संसाधन है, और वो बने किससे हैं, अजैव संसाधनों से। तो इस चीज का ध्यान देना है कि इन चीजों से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, समाज पे भी प्रभाव पड़ता है। अब ये बताओ कि आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें बनती हैं तो जंगल काटे जाते हैं, और आदिवासी आवाज उठाते हैं कि नहीं आप जंगल मत काटो, ये हमारा घर है। जंगली जो जातियां हैं, आदिवासी जिन्हें आप जनजाति कहते हैं, तो उनके लिए एक सामाजिक समस्या उत्पन्न हो गई, उनके लिए एक आर्थिक भी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि उन जंगलों से वो जड़ी बूटी, फल, छोटे छोटे लकड़ियों को अवशेष ला के बेचते हैं और उससे उनको आर्थिक लाभ होता है। तो अपने जंगल काट दिया या उनको वहां से हटा दिया, बहुत सारे डैम बनते हैं तो वहां से गांव वालों को खाली कराया जाता है, दूसरी जगह उनको रिहेबिटेट किया जाता है। तो वही बात हो गई कि हर चीज पे प्रभाव पड़ता है। यानी इन्हीं समस्याओं का, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही उनके लिए बचाने के लिए संरक्षण आवश्यक है। तो भाई संरक्षण तो करना पड़ेगा, दुरुपयोग तो करना नहीं है। तो यानी आप देखिए कि वनों का संरक्षण करना आवश्यक है, जल संरक्षण। आप देखेंगे कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश या बिहार के भी बहुत से ऐसे राज्य हैं, जिले हैं जहां पे जल संकट की समस्या देख रही है। यानी जो पेयजल है, यानी जो हम जल पीने योग्य लाते हैं, उसकी मात्रा दूषित होते जा रही है, या वाटर लेवल इतना नीचे चला जा रहा है कि वहां से हैंडपंप या मोटर या बोरिंग से पानी नहीं निकल रहा है। यानी जितना पानी हम यूज कर रहे हैं उतना पानी फिर से रिसाइकल, यानी उतनी पानी की मात्रा जमीन को नहीं प्राप्त हो रही है, भूमि को। तो वहां पे वाटर क्राइसिस जैसी समस्याएं मिल रही है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना कि जितनी आपकी आवश्यकता हो उतना ही जल का उपयोग करें। अगर आप नहा सकते हो 20 लीटर में, तो 50 लीटर बहाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घरों में पानी टपकता है, उसे भी बचाने की आवश्यकता है। एक एक बूंद करके जैसे घड़ा भरता है ना, वैसे पानी भी बर्बाद होता है। इस चीज का भी ध्यान। मृदा संरक्षण, ये सारा एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे कि मृदा संरक्षण, जल संरक्षण। मैंने आपको दोनों जो प्रश्न दिखाए 10th क्लास के 2025 वाले में,
पेपर में, तो जो पहला ही प्रश्न आपका जल संरक्षण पे था और जो दूसरा प्रश्न था मृदा संरक्षण। तो मैंने आपसे कहा ना कि एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न आ गए हैं, जो लघु उत्तरीय वाले थे, दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न थे। तो जल संरक्षण और मृदा संरक्षण क्या है? बहुत ज्यादा खाद मृदा में नहीं डालना है। यानी मृदा में अगर आप बहुत ज्यादा खाद डालते हो, फर्टिलाइजर डालते हो, तो उससे क्या होता है? मृदा को नुकसान होगा। फिर आप जो उसमें फसल लगाओगे, उस फसल में वो आएगा, उस फसल को आप खाओगे, फिर आपको भी नुकसान होगा। तो ये चीजों का ध्यान देना है। खनिज का संसाधन यानी जो भी गोल्ड, प्लेटिनम, आयरन, एल्यूमिनियम, तांबा है, उनका भी संरक्षण करना है, दुरुपयोग नहीं करना। ईंधन यानी जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, उनका संरक्षण करना है। क्योंकि अगर उनका संरक्षण आप नहीं करोगे तो आने वाले समय में अगर वो समाप्त हो जाएंगे तो आपके पास विकल्प नहीं होगा ना कि दूसरे संसाधन को कैसे यूज किया जाए। आगे देखिए, गांधी जी का एक कथन है, बहुत बढ़िया कथन है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यानी उन्होंने जब संसाधन के संरक्षण की बात आई तभी उन्होंने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, यानी बहुत कुछ है, लेकिन लालच या पेटी भरने के लिए नहीं है। मतलब हमें जितना हमारी आवश्यकता है, यानी एक इंसान की आवश्यकता अगर 2 रोटी की है तो 2 रोटी तो उसको मिल जाएगा, लेकिन अब वो सोचे कि मैं आज ही 10 रोटी रख लेता हूं और आगे 4-5 दिन में उसको खाऊंगा, तो ये नहीं होगा। यानी उन्होंने कहा था कि हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालच के लिए कुछ भी नहीं। यानी अर्थात पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने यानी बक्सा भरने के लिए नहीं है। आवश्यकता के लिए है, लेकिन आप चाहो कि मैं अकेले सारी चीजें लेके रख लूं, भर लूं, उसके लिए नहीं है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ऐसी बात किसने बोली थी? अब देखिए, संसाधन संरक्षण में हमने वही चीज पढ़ी कि जो हमने क्लब ऑफ रोम पढ़ा था इटली में। क्या हुआ था? पहली बार आप इस पे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात हुई थी, जो मैंने पहले ही बता दिया, क्लब ऑफ रोम। वही चीज आप यहाँ भी देखेंगे। यहाँ पे ये एक नई चीज है, ये है ना, स्माइल इज ब्यूटीफुल, एक पुस्तक है। इस बुक का जो बुक इन्होंने लिखी थी, उनका नाम है सुमेश्वर। कोई किताब में सुमेश्वर ऐसे नाम भी मिलते हैं, जिनमें गांधी जी की एक बात थी कि गांधी जी कहते थे कि लघु उद्योग कुटीर, यानी गांव में जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। गांधी जी बड़े उद्योगों के विरोध में नहीं थे, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि स्थानीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर उद्योगों का विकास किया जाए, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिले। तो वही बात इस पुस्तक में भी कही गई है, जिसके लेखक हैं सुमेश्वर नाम के व्यक्ति। सुमेश्वर नाम के भूगोलवेत्ता हैं ये, उन्होंने कहा था। अगला जो है वही मैं आपको बताया था, ब्रंटलिन कमीशन, जिसकी रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर। वही बात थी कि उसमें भी संरक्षण की बात कही, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ हेडिंग में अच्छे से। आगे आप देखिए इसमें क्या बचता। अब मैंने एक शब्द बस बचा था हमारा, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने वही बताया आपको कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान की पीढ़ियों की, यानी आज की अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख के आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना ही सतत डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये हमारा 10th क्लास का पहला टॉपिक था, ये पूरा समाप्त होता है। इसमें मैंने आपको पहले ज्योग्राफी का यानी जो सोशल साइंस का 10th वाला 2025 का पेपर था बोर्ड का, वो मैंने पहले आपको डिस्कस किया इस वीडियो में। जब मैं कल ही बोला था आपको कि मैं पहले वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो ये आपकी पूरी चीजें कंप्लीट। अगले वीडियो में हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको लेके आएंगे और इसे आप रिवीजन करके आना, ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपको लगे कि जो मैं पढ़ाया हूँ वो आपके क्वेश्चन से रिलेट हो रहे हैं, या आप रिवीजन करके आओगे तो आपका ही डेवलपमेंट होगा। क्योंकि आप पढ़ के आओगे तो क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा, और क्वेश्चन करोगे तो आपका रिवीजन होगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में बैठे रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो माई स्किल प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े रहिए, सारी लेक्चर एक एक करके आएंगी हमारी। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।